थैंक यू। नमस्कार। जेमेन ज्वेलरी सेक्टर से जो व्यापारी गण जुड़े हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में आज श्रीमती प्रज्ञा जोगलेकर जी हैं जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट स्फूर्ति के बारे में पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन देंगी। मैं आपको बता दूं कि मैडम का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस सेक्टर में है और वो लगभग 32-33 वर्षों तक जो है इसी कार्यक्रम को, ये सारी स्कीम्स को जो है प्रमोट करती रही है खादी ग्राम उद्योग विभाग में। और हमारे लिए यह एक सुंदर अवसर है कि आज हमारे बीच में प्रज्ञा मैडम यहाँ उपस्थित है और इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में आप अपना पूरा व्याख्यान देंगी और पूरे इस कार्यक्रम के बाद में आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे उस प्रश्नों का निराकरण भी आप करेंगी। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम समय की मर्यादा के अनुसार से चलता है और 1 घंटे का हमारा पूरा समय होगा, तो मैडम मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप यहाँ पे उपस्थित होकर के हमारे लोगों के बीच में जो आपका तजुर्बा है उसे शेयर करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करी है। तो अब मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ, कृपया आप इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। मैं ब्रजेश पांडे हमारी कलीग मृणाली के साथ आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा जोगलेकर है। मैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में डायरेक्टर पद पे काम कर रही थी। मेरा पूरा जो कार्यकाल रहा वो 26 साल का रहा और उस 26 साल के कार्यकाल में मैंने काफी सारे निदेशालय में काम किया, जिसमें महत्वपूर्ण था कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हमने ये जो स्कीम थी वो ऑनलाइन थी, उसकी वजह से मुझे काफी सारे बैंकों से मिलना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कमीशन से मिलना पड़ा। तो इस दौरान इतना सारा एक्सपीरियंस आ गया कि ये समझ में आया कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं लेकिन वो सही लोगों तक सही तरीके में पहुंचती नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं हमेशा सोचती रही और आज मुझे ये GJEPC इन्होंने मौका दिया है, तो मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। और आज का हमारा जो विषय है, सबसे पहला विषय है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा विषय है वुमेन एंटरप्राइज और वुमेन एम्पावरमेंट, और तीसरा विषय है स्फूर्ति। वो ऐसा है कि ये वेबिनार में हम सब मिलते हैं सामने, तो आप मुझे दिखते नहीं है, तो मैं आपके रिएक्शन में चैट बॉक्स में देखूंगी। आपके जो भी सवाल है उसको हम अंत में उत्तर देंगे और तब तक मैं अपनी बात आपके पास रखूंगी। आपको ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ये वुमेन एम्पावरमेंट, इसके बारे में तो मैं बात डिटेल में करूंगी, उसमें उदाहरण भी दूंगी और स्फूर्ति के बारे में भी बात करेंगे। मुझे ये पहले ही बताना चाहिए कि स्फूर्ति एक क्लस्टर योजना है। क्लस्टर योजना मतलब 1-2 लोगों के लिए ये नहीं होती, ये बिल्कुल 200 से 500 लोगों तक रहती है। और क्लस्टर का मतलब ही ये है कि एक गांव जहां सारे कारीगर एक साथ काम करेंगे और अपनी जो भी समस्या रहेंगी वो आपस में मिलके सुलझाएंगे। तो इसके वजह से होता क्या है कि जो हमारी पुरानी जो भी कलाएं हैं वो अगर विलुप्त होते जा रही है, तो उसको हम इस आधार पे उभर कर आने में मदद कर सकते हैं। तो ये स्फूर्ति योजना काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये तीनों विषय ऐसे हैं कि इसमें बहुत समय लग सकता है, लेकिन हम बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, कंसाइज वे में बात करेंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या रहेगी तो मैंने इनको कहा है कि वो मेरा ईमेल आईडी आपसे शेयर करेंगे और आप मुझसे अपने समस्या पे समाधान पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो हम सब जानते ही हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार। अभी ये स्वरोजगार हम सुन रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना है, मतलब क्या? हमें ये बताया जाता है कि आप पढ़ो, आप बहुत पढ़ो, आप आगे बढ़ो,
लेकिन कैसे है कि ये आगे बढ़ो मतलब क्या, अच्छा पढ़ो और अच्छी नौकरी कर लो। कोई हमें ये बताता है क्या कि नहीं नहीं आप ऐसा करो, ये पढ़ के है ना अपना कुछ कारोबार शुरू करो, अपना व्यापार शुरू करो। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो पहले भारत, पुराने भारत में कैसा था, एक 12 बलूतेदार सिस्टम थी, और उसमें कैसा है कि कुम्हार का बेटा कुम्हार हो रहा था, लोहार का बेटा लोहार हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि वो जो कौशल्य है, ये कौशल्य बिल्कुल शुरू से मतलब जन्म से देखता आ रहा था, सीखता आ रहा था। जैसे कहते हैं कि गायक का बच्चा रोता तो है सुर में भी, तो उसी तरह से वो अपना रोजगार देखता आ रहा था, सीखता आ रहा था। जब तक वो खड़ा हो जाता है तब तक वो अपना कौशल्य अपना लेता है और उसको आगे चलाता है। और क्या है, अभी वैसा रहा नहीं है। अभी की हमारी शिक्षण प्रणाली जो है वो कैसे है, वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स है, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर और इंजीनियर अगर आप पूछो कहाँ है तो भारत में है। लेकिन क्या सबको रोजगार मिलता है क्या? नहीं। फिर क्या होता है, कम से कम तो ग्रेजुएट हो ही जाते हैं 12वीं तक। ये लड़कियों को शिक्षा फ्री है, तो 12वीं के बाद भी ग्रेजुएशन तक तो जाते ही है। और ग्रेजुएशन तक जाते जाते होता क्या है, उसका अपना स्किल क्या है, उसे अपने में क्या करना है, इसका वो ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ता हूँ, इसके वजह से आगे जाते जाते फाइनली ऐसा होता है कि मुझे व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, मुझे कुर्सी में बैठने वाला जॉब चाहिए। देखिए कैसा है कि हम ये उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन हर किसी को हम किस तरह से व्हाइट कॉलर जॉब दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें कौशल्य विकास करना पड़ेगा, और उस पर आधारित काफी सारी चीजों को हम लेकर अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। अभी आप देखिए, मैं ये शेयर कर सकती हूँ क्या प्रेजेंटेशन? एक मिनट जी। अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है आपका। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। पहले तो ऐसा है, मीनिंग हमारे देख ली क्या है, उसके बाद अभी हम देखेंगे जॉब क्रंच। जॉब क्रंच मतलब ये जो अभी जो बेरोजगारी का दौर चला है, इस बेरोजगारी के दौर में ये क्यों इस तरह से बेरोजगारी होते हैं? काफी सारे लोग अपना एजुकेशन तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन आगे क्या करूं ये इनको मालूम नहीं होता। आप नौकरी के लिए अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आप देखोगे तो आज तक काफी सारे पीएसयू बंद होते चले हैं। काफी सारे ऑफिसेस में, सरकारी ऑफिसेस में अभी भर्ती भी बंद हो चुकी है या हो रही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दैनंदिन जीवन में हमें ये इसको जो जॉब क्रंच करते हैं, बेरोजगारी करती है, वो बढ़ते जाती है। इसमें क्या कर सकेंगे हम हमारा जो कौशल्य है, कौशल्य अगर अपना कौशल्य अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें अपने पैरों पर खड़े होना ज्यादा आसान रहेगा। मैडम नेक्स्ट स्लाइड, क्या आप आगे स्लाइड कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड ही दिखनी है तो उसके लिए। ये फर्स्ट स्लाइड है ना, ये यही है ना, बराबर ना? हाँ यही है। तो ये जॉब क्रंच इस तरह से है। प्रेजेंट हमारा अभी जो एरा, कोविड एरा चल रहा है, कोविड एरा को आप देखोगे तो उसकी वजह से हमारे पास ये जॉब क्रंच या बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसकी वजह से काफी उद्यम बंद हो गए हैं, काफी कारागिरों ने स्थलांतर किया हुआ है, और काफी लोग गांव चले गए हैं। अभी ये गांव चले जाने के बाद उनके जगह में नए कारागिर तैयार करने में काफी समय लगेगा, और काफी लोग अभी ऑनलाइन काम करने भी लगे हैं। कहीं भारी वर्षा होने की वजह से खेती और खेती में बाढ़ आ गई है, सारा जग कैसे थमसा गया है। इसका एक परिणाम ऐसा भी हुआ है कि जीडीपी
हमारा जो है वो कम हुआ है, जिसके वजह से हम हमारे जीडीपी, जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो समझते हैं कि एक किसी देश में किसी एक आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका जीने का स्तर ये कैसा है, वो अभी कम होता जा रहा है। ये सब पूरा जग आज कैसे है, संभ्रमित अवस्था में है। तो ये है हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पहली नींव कि हमने क्यों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना चाहिए। और अगर हमें जॉब मिल भी जाती है, देखिए सरकारी नौकरी मिल भी गई तो क्या बढ़ती महंगाई को हम पूरा पढ़ पाते हैं? जैसे हम ये नौकरी के साथ हमारी महंगाई भी बढ़ती है और ज्यादा समय हम नौकरी में नहीं देकर पूरा जितनी आपको आय आएगी, जितना आप समय देंगे उतनी आपकी आय होगी, लेकिन आप उस महंगाई को पूरे नहीं पढ़ सकते। इसके बाद दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके दिल में जो आता है वही वो करेंगे। जो मैं अभी बता रही हूँ इनसाइट फायर या एंटरप्रेन्योरशिप, जिनके मन में जिन्होंने जो ठान ली वही वो करते हैं। हमारे संस्कार है कि हम बहुत मेहनत करेंगे लेकिन कहीं भीख नहीं मांगेंगे या कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो यह भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेने की, स्वरोजगार ढूंढने का अवसर रहेगा। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमारे काफी सारे ग्रामोद्योग भी आते हैं, जैसे पॉटरी है या बीकीपिंग है या अगरबत्ती बनाना है, ये सारे हमारे स्वरोजगार के अवसर है। मुझे आपको ये बताना उचित लगता है कि सरकारी यंत्रणा में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे आप कोई भी एक विषय ले लो, अगर शिक्षा लेते हो तो शिक्षा में भी काफी योजनाएं हैं, अगर आप आरोग्य लेते हो तो उसमें भी काफी योजनाएं हैं। वैसे ही इस उद्योग में भी हर उद्योग में अलग अलग योजनाएं हैं। आप अभी ये जो जेम या हीरो के संबंध में काम कर रहे हैं तो इसके लिए भी अलग अलग योजना है। और एक आदमी ने अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए भी वो कर सकता है, 10 आदमी करने हैं तो भी कर सकते हैं। और जो हम आखिर में बताने जा रहे हैं स्फूर्ति योजना, ये स्फूर्ति योजना तो 500 लोगों तक को एक साथ एक छत के नीचे कैसे काम करेंगे ये बताती है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप देखो, आपका जो भी पैशन है, आपकी जो भी रुचि है, उसको आप स्वरोजगार में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? किसी को कोई कढ़ाई आती है, पेंटिंग आती है, टेलरिंग आती है, कुकिंग आती है, इसको आप अपने स्वरोजगार की एक नींव डालकर आगे चल सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो आजकल इतना चलता है कि आप देखो असली सोने के दागिने या असली हीरे के दागिने से भी ये ज्यादा आगे चल रहा है। तो ये भी एक हमारा स्वरोजगार का स्रोत रहेगा। इसके बाद ऐसा है कि हम जो स्वरोजगार बनाते हैं या करते हैं, वो क्या करता है, हमें अपनी मेहनत की कमाई देता है। हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में कुछ एक समय है कि 9 से 5 समय काम करना है या 2 से 7 काम करना है, ऐसा एक समय रहता है। लेकिन हम जब स्वरोजगार करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा समय अपना है। आपको आपकी मेहनत, आपकी कमाई, आपने ज्यादा मेहनत की, आपकी कमाई ज्यादा, और एक आत्मसम्मान की जिंदगी है। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए काम करते हो लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। आप एक काम करते हुए आपको और भी लोग जुड़ते जाते हैं। आप एक जॉब गिवर के तौर पे उभर आते हैं। आप जॉब सीकर, जॉब गिवर मतलब जो काम दे रहा है, जॉब सीकर मतलब जो काम करने आपके पास आ रहा है। अभी इस तरीके से आप सोचोगे तो इतनी सारी स्कीम्स है। मैं कुछ स्कीम्स के नाम यही बता देती हूँ। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, मुद्रा है, स्फूर्ति है। अभी हाल ही में एक नई 2019 फरवरी में एक स्कीम अनाउंस हुई है, स्वयं पूर्ण गांव।
स्वयं रोजगार जहाँ रहेगा, जहाँ उस गांव में जो भी जरूरतें हैं उसी गांव में किस तरह से पूरी हो सकती है। तो उस गांव में अगर हम देखते हैं तो फिनाइल की अगर जरूरत है तो वो गांव अपने लिए फिनाइल बनेगा, अगरबत्ती की जरूरत है वो गांव अपने लिए अगरबत्ती बनाएगा। इस तरह से काफी सारी स्कीम्स हमारे यहाँ मौजूद है। सिर्फ ऐसा है कि हमने उनके पास थोड़ा सा समय देकर उनकी जानकारी लेनी है। ये स्वरोजगार क्या करता है? स्वरोजगार हमें एक अच्छा लंबा चलने वाला रोजगार मिलता है और एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए मदद मिलती है। अपनी मेहनत अपनी कमाई रहती है, जितना आप काम बढ़ाओगे उतना बढ़ते जाता है। अगर इसमें मैं आपको ये बताऊं कि आप अभी हीरो से जुड़े हुए व्यापार में है तो एक छोटा सा लड़का या शुरुआत जो आप करते हो तो वो पहले तो हीरो को किस तरह से तराशा जाता है वो सीखता है, फिर धीरे धीरे वो उस हीरे को किस तरह से गढ़ा जाता है ये सीखता है। और आगे जाते अगर उसके दिल में ये जिद आगे चलने की बहुत सारी अगर आकांक्षा है, अपेक्षा है, महत्वाकांक्षा है तो वो जरूर ही एक दिन त्रिभुवन दास भवेरी जैसा आगे आ सकता है। अभी आप बोलोगे कि ये कैसे होगा? तो पूरा दिन तो हमारा 24 घंटे हर एक को मिलते हैं, तो उन 24 घंटों का क्या करना है हम ही डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा जो वक्त है उसको हमने किस तरह से उपयोग में लाना है उसको हम तय कर सकते हैं। इस स्वरोजगार की वजह से हम हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, हम हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अभी पूछिए कैसे? कोई भी जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई एक आदमी अगर रोजगार शुरू करता है, खुद का रोजगार शुरू करता है, खुद का काम शुरू करता है तो वो अकेला तो नहीं कर सकता है, उसके साथ 4 लोग जुड़ते हैं। तो इसके वजह से एक आदमी एक साथ 2-4 लोगों को तो रोजगार दे ही देता है। इससे होता क्या है कि पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम बढ़ने में मदद होती है। आपको मैं यहाँ एक बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में ये एक पॉइंट है कि आपने अगर 10 लाख का लोन लिया है, आपको अगर 10 लाख का लोन मिला है तो 1 लाख के बराबर एक को आपने एम्प्लॉयमेंट रोजगार देना ही है। इस तरह से ये रोजगार की बढ़त करने वाली स्कीम होती है। सिर्फ ऐसा है कि हमने इसमें थोड़ा सा ध्यान देके हमने आगे चलना है। मैं ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। ये है नीव, झारखंड का नाम आपने सुना होगा। इस झारखंड में ये नीव जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। ये खुद आईआईटी ग्रेजुएट है और उन्होंने अपना अपना साबुन का व्यापार या उद्योग शुरू किया। इस उद्योग में उन्होंने नियर अबाउट 200 लोगों को रोजगार दिया हुआ है और ये अपने साथ वहाँ एक स्कूल चला रही है और उस स्कूल में उनके अपनी तरफ से वो डोनेशन देके ये स्कूल चलता है। इनका व्यापार अभी इतना बढ़ा है कि इन्होंने काफी सारे फॉरेन कंट्रीज में भी अपना ये जो सोप है वो देना शुरू किया है। आप देखिए इसमें जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मलेशिया, इतने जगह में इनका माल जाता है। और जैसे कि आपको और भी एक बात बता दूं कि ये हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट ऑफिस या हर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक एग्जीबिशन की योजना है और ये कारीगरों के लिए अलग से एग्जीबिशन रखते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, कोई स्टेट लेवल में होता है, कोई नेशनल लेवल में होता है। और इसके वजह से आप अपनी कला या अपना काम इन सब एग्जीबिशंस में, प्रदर्शनी में आप ले जा सकते हैं। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये न्यू के जो सोप प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं कि काला घोड़ा फेस्टिवल में भी जाते हैं, सरस
करके एक बहुत बड़ा मुंबई में फेयर होता है, वहां भी जाता है। सरस के बारे में आपको मैं बता दूं, सरस ये ऐसा एक फेयर है, ट्रेड फेयर है, जो हर जनवरी के आसपास लगता है, नबार्ड की तरफ से लगता है, और पूरे भारतवर्ष में काम करने वाले छोटे छोटे यूनिट्स इसमें शामिल होते हैं। और बिल्कुल अदरक से लेके कपड़ा, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और हर तरह का माल यहाँ बेचा जाता है। आप कभी इसमें जाकर अगर देखेंगे तो बिल्कुल सीधी सादी घरेलू महिला यहाँ आके वो जो उनके प्रोडक्ट है वो बेचती रहती है। उसी तरह से हर स्टेट्स में बहुत सारे हाट्स भी लगते हैं जिनमें इनका जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक सक्सेस स्टोरी है, ये है पीएमएजीपी सक्सेस स्टोरी, गुजरात से है। ये सरोजबेन जितेंद्र पटेल है, गांधीनगर गुजरात से, जिन्होंने ये इंक के स्टैम्प का व्यापार उद्यम शुरू किया। उनको सैंक्शन हुआ था लोन 24.50 लाख, मतलब 25 लाख के आसपास उनको सैंक्शन हुआ था। ये ग्रेजुएट है और इन्होंने काम शुरू किया 2010-11 में। अभी अगर आप पूछेंगे कि उनका टर्नओवर कितना है तो 1.98 करोड़, 1 करोड़ 98 लाख, इतना उनका टर्नओवर है। और ये कितने लोगों को रोजगार दे रही है? 22 लोगों को। और इसमें आपको मार्जिन मनी इनको मिला है। मार्जिन मनी ये पीएमएजीपी स्कीम में एक ऐसा भाग रहता है या पार्ट रहता है जो गवर्नमेंट के तरफ से सब्सिडी करके मिलता है। ये इसी तरह से ये ग्रांट होती है, इसको रिपेमेंट नहीं होता। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये अभी तक हमने बात की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। स्वरोजगार क्या है, स्वरोजगार क्यों करना चाहिए, स्वरोजगार से हमें क्या मिल सकता है। आपको मैं जो बात बता रही हूँ वो ठीक लग रही है क्या? थोड़ा चैट बॉक्स में बता देंगे। मैं कुछ फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, मेरी गति थोड़ी धीमी करने की जरूरत है क्या? नहीं मैडम, आप परफेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। अभी ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब महिला उद्योजकता। महिला उद्योजकता मतलब ये हमारी जो महिला है, आज तक ट्रेडिशनल उनके बारे में जो व्यूज है या सोच है वो ऐसा है कि चूल्हा चौका उसने करना है, उसने बाकी कुछ करना नहीं है। अभी तो ये बदलता जा रहा है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि महिला सीख जाती है, महिला लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन वो जो बाहर की दुनिया में आने से उसके पास उसको डरती है, थोड़ा सा उसका आत्मविश्वास थोड़ा कम रहता है। उसने वहां से बाहर आके अपना काम शुरू करना चाहिए। वैसे तो अभी ये समय आ गया है कि महिला कोई भी काम में पीछे नहीं है। वो जैसे पायलट है वैसे वो अंतरिक्ष यान में भी जाती है और उसी नजाकती से वो अपना घर भी संभाल रही है। तो ये महिलाओं को आगे आने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स में भी हमने काफी सारी योजनाएं दी है। ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम क्यों करें? क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो पहला कदम है वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाता है। कैसे जाता है? वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा है कि महिला सशक्तिकरण, महिला को डिसीजन मेकिंग पावर मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी? महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर मिलने के लिए उसके पास आर्थिक सत्ता या आर्थिक आय होनी चाहिए, जो उसको सिर्फ अपने स्वयं के स्वरोजगार से ही मिलेगी। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट की पहली स्टेप क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। डिसीजन मेकिंग पावर जब महिला के पास आती है तो क्या वो अकेली आगे चलती है? आपने वो स्लोगन सुना होगा, मुलगी शिकली प्रगति झाली। अगर एक लड़की एक
घर की औरत अगर कुछ सीखती है तो वो पूरे घर को सुधार सकती है। वो क्योंकि उसके उसके बच्चे हो, घर हो, वो सारा कुछ उस पे अपना जी जान लगाकर उनको संभाल रही होती है। उसको थोड़ी सी अगर एक सपोर्ट मिल जाती है, उसको थोड़ा सा उसमें सहयोग मिल जाता है, तो वो आगे अपना घर अच्छी तरह संभाल के खुद को भी संभाल सकती है। अभी मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, यहाँ बचत गट चलता है। छोटे छोटे बचत गट रहते हैं, 10-10 जने मिलके वो बचत गट चलाते हैं। जिन्होंने इस बचत गट का एक अच्छा उपयोग कर लिया, वो छलांग लगाते आगे चले गए। कैसे चले गए? अभी मैं आपको बता रही थी कि सरस करके एक यहाँ ट्रेड फेयर लगता है मुंबई में। मैं वहाँ का एक एक्सपीरियंस है, वहाँ काफी सारी महिलाएं आती है। एक स्टॉल वहाँ था, वो मसाला उद्योग का स्टॉल था, और मैंने अपने लिए मसाला लिया और उनको पूछा अभी इसके बाद आप क्या करोगे? तो वो क्या बोलने लगी, इसके बाद हम दूसरे प्रदर्शनी में जाएंगे। मैंने कहा कहाँ जाओगे? महाराष्ट्र से कहाँ आगे जाओगे? नहीं, अभी गोवा में एक प्रदर्शनी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करोगे? हम उससे आगे जाएंगे। तो मैंने उनको पूछ ही लिया कि अरे आप हर प्रदर्शनी में इस तरह से घूमते हो, आप काम कैसे करते हो, घर कैसे संभालते हो? तो मुझे आपको बताने में ये खुशी होती है कि यूं तो कहा जाता है कि 2 लेडीज एक साथ नहीं रहती, लेकिन वो 10 लोगों का, 10 जनों का जो एक समूह है, उसमें उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली थी। 2 लोग कच्चा माल ले आएंगे, 2 लोग उसको उसका रख रखाव करेंगे, और वो दो चार मिलके उसको पूरा प्रोसेसिंग करके अच्छी तरह से उसको मसाले बनाएंगे। उसके बाद 2 जो है वो क्या करेंगे, उसका पैकिंग और उसका एक्सपोर्ट या मार्केटिंग के लिए सोचेंगे। और ये जो 3 लेडीज, 3 जो मेरे सामने खड़ी थी लेडीज, वो मुझे बता रही थी कि हम पूरे भारतवर्ष में गवर्नमेंट एग्जीबिशंस में जाके इस तरह से अपना माल बेचते हैं। हम हमारे जब हम बाहर है तो हमारे घर का ख्याल हमारी सहेलियां लेती है। यही है महिला सशक्तिकरण की। एक महिला आगे जाती है तो उसके साथ और भी जुड़ जाती है, और हाथ में हाथ बंधा के वो आगे चलते हैं। ये ऐसा है कि ये तभी होता है जब उसकी अपनी आय होती है, और अपनी आय होना कोई बुरी बात नहीं है। एक अच्छी तरह की जिंदगी वो जी सकती है, अपने अपने फैमिली के लिए भी अच्छी एक जिंदगी बना सकती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। इसी तरह से हम कोई आपको एक यहाँ मुझे उदाहरण देना चाहिए। आपने लिज्जत पापड़ सुना होगा नाम। लिज्जत पापड़ खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजना से बना हुआ है। मेरे ख्याल से 50s में 50s में उन्होंने लोन लिया है, और तब वो 7 लोग थे। तो उस जो लिज्जत पापड़ में लेडीज जो काम करती है, आप सोचेंगे क्या करते होंगे वो मैं आगे जब हम बात करेंगे लिज्जत के बारे में तब बताऊंगी। लेकिन अब मैं ये बता दूं कि लिज्जत पापड़ में काम करने वाली बहुत सारी जो महिला है, उनके बच्चे आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत सारे आगे अच्छी तरह से पढ़ के बड़े हुए हैं। ये कैसा होता है? तो एक महिलाओं को अगर आप सपोर्ट करो तो वो उसके साथ अपना घर आगे लेके जाती है। एक लेडी मुझे बता रही थी कि मेरी बच्ची मुझे पूछती है कि तू मुझे इतना पढ़ने के लिए क्यों कहती है? तो उसने बताया कि मेरी नानी वो सिर्फ अंगूठा बादर थी, लेकिन मेरी नानी ने मेरी माँ को अगर स्कूल में डाला है और वो कुछ कक्षाएं पढ़कर और स्मार्ट हो गई, तो उसके बाद मैं अगर तुझे पढ़ाऊं तो मुझसे आगे तू निकल जा। एक एक इस तरह से नींव डालते हुए हम हमारे इस देश का या हमारे इस सोसाइटी का, हमारे समाज का
बहुत सारा काम आसान करके हमारे समाज को सुधार सकते हैं। ये था हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में एक यहाँ बच गया जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। महिलाओं में काफी सारी कलाएं रहती है और इन कलाओं को भी हम स्वरोजगार का स्रोत बता सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने बोला था, ये जो कढ़ाई बुनाई है वो उसको भी कभी कम ना समझे। अगर एक लिज्जत पापड़ को लेके आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है, तो हर कोई बात हम हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके जा सकते हैं। और दूसरा ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कीम में महिलाओं को विशेष प्राधान्य दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? पहली बात तो मैंने बहुत सारे बैंक की मीटिंग्स में देखा है कि अगर महिलाओं का कोई एप्लीकेशन आता है कि आप लोन के लिए अगर एप्लीकेशन आता है, तो उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को दिया हुआ लोन रीपेमेंट होता है। इस पे बहुत सारे लोग एकमत रहेंगे कि महिलाओं के से एनपीएस कम होते हैं। बैंकर्स आपको यही बोलेंगे कि महिलाओं के एनपीएस कम होते हैं। महिला सारा बैंक व्यवहार बराबर ठीक से ढंग से करती है। इसके साथ महिलाओं के लिए क्या सपोर्ट रहता है, क्या सुविधा रहती है? तो आपको मैं बता दूं कि महिलाओं को जो कोई भी लोन लेते हैं उसमें आपकी अपनी तरफ से कुछ आपको बैंक में जमा करना होता है, जिसको बोलते हैं ओन कंट्रीब्यूशन। तो अगर ये ओन कंट्रीब्यूशन जनरल कैटेगरी के लिए अगर 10% है, तो महिलाओं के लिए इसको 5% रखा गया है। और उसके बाद अगर वो आगे लोन लेके अपना काम बनाती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए सब्सिडी अगर 25% है, तो महिलाओं के लिए 30% है। तो इस तरह से हर एक स्तर पर सरकार महिलाओं के बारे में सोचती है। उसके साथ जैसे ये भी सोचती है कि महिला अगर घर से बाहर आती है, तो उसको कायदा जो कानूनी सुरक्षा है उसको भी देने का प्रावधान बिल्कुल है। यहाँ कानून के सामने सारे एक है। ये अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण। लिज्जत पापड़, जैसे मैंने बताया कि लिज्जत पापड़ नियर 1952 के बाद शुरू हुआ है, 57 के बाद शुरू हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे सारी महिलाएं काम करती है। और ये इनके हर राज्य में 2 या 3 यूनिट भी है। तो मैं इनकी कहानी आपको बता दूं कि 7 महिलाओं से ये शुरू हुआ था। 7 महिला जो घर में काम कर रही थी। ठक्कर बापा करके गिरगांव में एक बापा जी थे, उन्होंने इनको कहा कि आप दोपहर में सोती है, उसके बजाय आप ऐसा करो, एक कुछ काम शुरू करो। और एक छोटा सा पापड़ करने का इन्होंने काम शुरू कर दिया। गिरगांव के चौल में ये शुरू हुआ। ये पापड़ गिरगांव के वो चौल के गच्ची में या टेरेस में छत पे सुखाया करते थे। और वो उसी तरह से शुरू हुआ। आज अगर मुझे आप पूछेंगे, तो आज इनकी एजीएम जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, ये मुंबई के षणमुखानंद हॉल में होती है, जहाँ 1000 तक लोग बैठते हैं। और इस एजीएम में सारे भारतवर्ष से लिज्जत पापड़ के सारे यूनिट की महिलाएं आती है। बहुत सारी बसेस आती है, बहुत सारी महिलाएं आती है। लेकिन उस जो मीटिंग में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल प्रोफेशनली काम होता है। कोई ऊंच नीच बात नहीं है। अपने काम की बात करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। हमने एज अ स्टेट डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र, मैंने इस आईजीएम को 2 बार जानने का मुझे मौका मिला था। और वहां ये देख के मैं बिल्कुल अचरज में पड़ गई कि इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। अभी जो एक पापड़, नहीं तो क्या बोलते थे, क्या करती है, पापड़ बेलती है। लेकिन वो पापड़ को उन्होंने एक गली से लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके रख दिया है। इनके यहाँ हर यूनिट में सुबह 8 बजे
पापड़ का जो आटा होता है, वो गूंधा हुआ आटा वो इन महिलाओं को देते हैं। ये महिला अपने घर में लेके जाती है और हर पापड़ अपने हाथ से वो बेल के सुखा के लेके आती है। आपने देखा होगा कोई भी लिज्जत पापड़ के पैकेट में एक पापड़ बड़ा या एक पापड़ छोटा कभी आपको मिला है क्या? नहीं। हर एक लेडी अपने हाथ से इसको बेलते हुए भी ये कैसे होता है, तो उस पापड़ के बिल्कुल आकार का उनको चकला दिया जाता है, उसी आकार से वो बनाती है और एक ही शेप में बनाया हुआ ये पापड़ लाके देती है। लेते समय वो पूरा जो आटा है वो आटा वजन करके उनको दिया जाता है और जब वो पापड़ लिए जाते हैं तो वजन करके लिए जाते हैं। इसी तरह से इनका कारोबार इतना स्वच्छ चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी इन्होंने थोड़ा और भी काम आगे बढ़ाया है, अभी ये चपाती बना के देती है। चपाती भी आप देखोगे तो बिल्कुल बाहर अगर वो 10 रुपये में 2 चपाती मिलती है तो इनके यहाँ 10 रुपये में 4 मिलती है, तीन मिलती है। अभी देखिए जो दाम है वो भी सही है और जो उसकी क्वालिटी है वो भी सही है, तो इनका ये काम इसी तरह से आगे चल रहा है। ये है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन जो है ये गुजरात से है। ये भी महिलाओं का ही ये है ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में इनका काम शुरू हुआ था कभी तो सिर्फ कपड़ा लेके उसका सिलाना, लेकिन अभी इनका काम अभी इतना बढ़ गया है कि ये कपड़ा लेके उसको वैल्यू एडिशन जिसको बोलते हैं उसका वैल्यू एडिशन करके उसमें उन्होंने काफी सारे तरीके हैंडलूम के अलग अलग वैरायटीज बनाए हुए हैं और ये इनका काम अभी इतना बढ़ गया है कि इनके पास क्या है, अपनी बैंक है, अपनी बैंक ये महिलाएं चलाती है। ये है जयंती कठाले, पूर्ण ब्रह्म एनजीओ जो है उसकी सीईओ है। एक्चुअली ये जयंती कठाले मैडम जो है ये आईटी में काम कर रही थी, आईटी में बहुत बड़े पद पर काम कर रही थी और 10-12 साल तो उन्होंने आईटी में काम कर लिया। एक बार वो फ्रैंकफर्ट जा रही थी, उनकी बच्ची छोटी गोद में थी, दूध पीती बच्ची थी और भूल से उन्होंने उस जो जर्नी में अपने डिटेल्स जो सबमिट देते हैं उसमें ये बताया नहीं कि वो वेजिटेरियन है। तो फ्रैंकफर्ट से तक पहुंचने तक उनके कुछ 7-8 घंटे जर्नी थी, उसमें उनको बिल्कुल कोई वेजिटेरियन ढंग का फूड मिला नहीं, वेजिटेरियन फूड मिला नहीं और सामने आता रहा वो नॉनवेज आता रहा। तो उनके मन में सिर्फ इतना ही आया कि अरे ये क्या तरीका है, हमारे मतलब हमारा कोई भारतीय व्यंजन यहाँ मिलता ही नहीं है, ऐसा क्यों है। तो वहां से उनमें वो स्पार्क आया। अभी ऊपर जैसे मैंने बताया था कि एक फायर इंस्टिंक्ट होता है या एक अंदर की इच्छा शक्ति होती है। उन्होंने फ्रैंकफर्ट पे उतरते हुए ही ये तय किया कि इसी एयरलाइन में मैं वड़ा पाव बेच के बताऊंगी। अभी आप बोलोगे क्या बेचा, तो वड़ा पाव नहीं, ये वड़ा पाव नहीं है, ये ऐसा है कि हमने कुछ सोचा और हमने उस वड़ा पाव को गली से वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लेके गए। इस तरह से इन्होंने अभी एक पूर्ण ब्रह्म नाम की एनजीओ शुरू की है और 4 देशों में इनकी फ्रेंचाइजीज है और अभी ये भारत में भी फ्रेंचाइजीज देती है। भारत में अगर किसी को इनकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो इनसे आप जुड़ सकते हैं। इनके लोग आके आपके यहाँ वहाँ जो आपके जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ब्यौरा करके फिर वो आपको सिखाते हैं कि आप ये फ्रेंचाइजी कैसे चलाएंगे। अभी ये सिर्फ उन्होंने वड़ा पाव वाला इशू वाली बात नहीं है,
एक्चुअली ये जो किस तरीके से खाना परोसा जाए, हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति उसी तरीके से ये खाना परोसते हैं। इनके हर होटल में उसी तरह का माहौल ये रखती है। तो ये था अभी तक का वुमन एंटरप्राइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट। इसके बाद हम देखेंगे स्फूर्ति। ये स्फूर्ति स्कीम जो है, एक मिनट है, ये स्फूर्ति स्कीम जो है ये आप ऐसे तो पढ़ सकते हैं कि स्फूर्ति स्कीम फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मतलब क्या? हमारे यहाँ काफी सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज यानी उद्योग होते थे। अगर आप मुझे पूछेंगे तो ग्रामोद्योग की हर इंडस्ट्री ट्रेडिशनल छोटी इंडस्ट्री है हमारी। जैसे पॉटरी है, पॉटरी या कुम्हारी, जिसको कुम्हारी कहते हैं। तो कुम्हार हमारे यहाँ पहले कैसा था, पुराने भारत में कुम्हारों के बहुत सारे गांव में ही होता था सारा। लेकिन अभी वो जो कला है वो हल्के हल्के लुप्त होते चली है। तो ऐसे, या फिर आप हीरो में काम करते हैं तो हीरो के तराशने का भी एक उद्योग है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के तो सारे इसी तरह के उद्योग है। आपको मालूम होगा कि ढाका की मलमल जो इतनी महीन हुआ करती थी कि एक माचिस के डिबिया तक में वो समा जाती थी। इसी तरीके के हमारे बहुत सारे उद्योग है, उसको किस तरह से संभाला जाए, इसीलिए 2005 में ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया। ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या करना है, तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 नोडल एजेंसीज के द्वारे चलाया जाता है। अभी तो यूं बताने के लिए स्फूर्ति फॉर्मेशन स्टेप मतलब किस तरह से आप क्लस्टर फॉर्म करोगे, इसके लिए मैं आपको है ना इस तरह से समझाने से अच्छा है मैं एक उदाहरण से समझा दूं कि आगे मैंने दिया भी है, आप देखेंगे। ये है साथिया टेराकोटा पॉटरी क्लस्टर एमपी। ये जो टेराकोटा का क्लस्टर है, ये टेराकोटा का क्लस्टर बैतूल नाम के गांव में है, बैतूल के जिले में है। वहां पहले काफी कुम्हार हुआ करते थे और ये कुम्हार अपना काम छोड़ के शहरों में किसी और काम से चले गए। लेकिन वहाँ फैजल जी करके एक है, उन्होंने वहाँ उन लोगों को इकट्ठा किया और इनको इकट्ठा करके उस पॉटरी क्लस्टर का फॉर्मेशन किया मतलब क्या किया, आप देखिए। आगे कैसे करें? हाँ, सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर मतलब उन्होंने वो एरिया डिसाइड किया कहाँ ये क्लस्टर होना चाहिए और वो क्लस्टर में कितने लोग होने चाहिए। ये अगर छोटा क्लस्टर है तो इसमें कम से कम 250 लोग होने चाहिए और बड़ा क्लस्टर है तो कम से कम 500 लोग, 500 लोग तक इनका क्लस्टर रहता है। और इस क्लस्टर के लोगों को जुड़ते हुए उसमें जो सारे कुम्हार जुड़ गए, उनका जो काम है और वहाँ क्या बनाना है उसका एक डीपीआर मतलब ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ये काम कैसे चलेगा इसका एक एक्शन प्लान बताया गया। इस एक्शन प्लान में आपने बाद में ये एक्शन प्लान में कौन इसको आगे चलाएगा, सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इनको वो हायर करते हैं मतलब उनको उसमें उस काम में लेते हैं और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का बना देते हैं कि कौन ये काम आगे लेके जाएगा। ये सब काम करते हुए फाइनली हमें इसको कैसे करना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें कैसे मिलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने बनानी है
प्रोजेक्ट कॉस्ट में हमारा जो टीए मतलब जो टेक्निकल एजेंसी है, जैसे मैंने फैजल जी का नाम दिया, वो फैजल जी ने टेक्निकल एजेंसी अपॉइंट किए हुए हैं, उनको अप्रोच किया और उनकी सर्विसेज ये फाइनेंशियल असिस्टेंस में समाई जाती है। उसके बाद ये जो सीडी ही है, जो क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होता है, वो क्लस्टर डेवलपमेंट करने वाला उनको भी अपॉइंट किया जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जो ये टीए जो बनाता है कॉस्ट, इनको सारे को मिला के ये नियर अबाउट हम एक 2.50 करोड़ का हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखिए ऐसा है कि हमारा रेगुलर क्लस्टर होगा तो मिनिमम 500 लोग होने चाहिए, और मेजर बड़ा क्लस्टर होगा तो 5 करोड़ का तक हमारा बजट लिमिट हो सकता है। और कोई ये भी सवाल पूछ सकता है कि अगर कम लोग होंगे तो क्या करेंगे? कम होंगे तो फिर भी 100 से कम नहीं होने चाहिए, 100 से कम होंगे तो ये क्लस्टर नहीं बन सकता। अगर आर्टिजन्स 100 से ज्यादा लेकिन 500 से कम है तो उसी तरह से उनका जो सब्सिडी है वो उसी तरह से एडजस्ट होता है। आप देखिए किस तरह से फंडिंग चलती है। फंडिंग में आप देखेंगे यहाँ 3 तरह के स्टेप्स है। 3 तरह की स्टेप्स में आप देखेंगे कि सॉफ्ट इंटरवेंशन, जैसे हमने कहा कि हम एक क्लस्टर बनाते हैं, वहाँ कौन से जगह में करेंगे, किसके साथ करेंगे, वो लोगों को जोड़ लेते हैं और उनके साथ उनको जोड़ के सबसे पहला काम क्या करते हैं, सॉफ्ट इंटरवेंशन। मतलब इस जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनका स्किल ट्रेनिंग होता है, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग की सुविधा कर दी जाती है, डिजाइन डेवलपमेंट होती है, और ये सब के लिए वो फाइनेंशियल लिमिट कितनी है, तो जितना आपका हार्ड इंटरवेंशन में पैसा लगता है उसका 10% या 25 लाख वह उतने तक आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद है हार्ड इंटरवेंशन, हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनको स्किल ट्रेनिंग कर दी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, डिजाइनिंग डेवलपमेंट हो गया। अभी क्या करना है, लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल बैंक की जरूरत होती है, उनको ट्रेनिंग सेंटर्स की जरूरत होती है, उनको कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की जरूरत होती है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर मतलब क्या है कि आप जहाँ जो ये कारीगर काम कर रहे हैं वो अपने अपने लेवल पे जो काम करते हैं उसमें अलग अलग उनको सपोर्ट लगता है। जैसे आप देखिए, जो मैं टेराकोटा क्लस्टर के बारे में बता रही थी कि आपने कुमारी का एक चक्का देखा होगा जो इलेक्ट्रिक में चलता है, लेकिन इसी इसमें कुछ और भी R&D करके अलग तरीके का छक्का इलेक्ट्रिक में चलने वाला उनके पास दिया गया है। आप देखिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर उनके यहाँ बना हुआ है, और उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में जैसे ही वो चक्के पे काम करते हैं उसी तरह से अलग मशीनरी दी है कि जिसमें वो अलग अलग शेप्स के, जो अलग अलग आकार साइजेस के मटके या कोई दिए कहिए या कुछ और कहिए, सुराही कहिए, जो भी वो बना सकते हैं। और उसमें फर्नेस अभी जैसे फर्नेस बहुत बड़ी बात है पॉटरी इंडस्ट्रीज के लिए। फर्नेस बनानी है तो हमें उसमें काफी सारा पैसा लगता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको हार्ड इंटरवेंशन में मिल सकती है, और इसके लिए 90% तक उनको हम फाइनेंशियल लिमिट रखे हैं। ये दोनों मिलाकर अगर आप देखेंगे, ये A1 और A2 आप देखेंगे तो इसको आप तो दोनों मिला के 25 लाख तक आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ टीए मतलब टेक्निकल एजेंसी। टेक्निकल एजेंसी कौन सी है, जो काम हो रहा है उसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट देती है, सिखाती है और उसको वो काम करवा लेती है, उस टेक्निकल एजेंसी को हमें आपको जो चार्ज करने पड़ते हैं, वो टेक्निकल एजेंसी के पैसे वो कितने होते हैं, 8% ऑफ द अमाउंट ऑफ हार्ड इंटरवेंशन, और ₹30 lakhs, नॉट लेस देन इट। इसके बाद है ये
कॉस्ट ऑफ IA एंड SPV और क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये IA SPV जो आप देख रहे हैं ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल है, और ये क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इनके लिए जो पैसा लगता है वो 8% ऑफ द हार्ड इंटरवेंशन हम इसमें प्रोविजन रखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं, am I crossing the time? हेलो हेलो, हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ ठीक है ना, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करूँ ना? जी जी हाँ, तो ये 3 टाइप के इंटरवेंशन हम जो पहले से बोल रहे हैं, ये स्कीम वैसे तो 40 पेज की स्कीम है, इसको मैंने बहुत निचोड़ के इतना छोटे छोटे 2-4 स्लाइड्स बना दिए हैं। ये सॉफ्ट इंटरवेंशन का मतलब अभी तक आपने ये समझा होगा कि लोगों को इकट्ठा करो, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग करो, उनको ट्रस्ट बिल्डिंग एक फैक्टर है। देखिए कि क्योंकि होता क्या है, ये कारीगर जो सब काम करते हैं वो अपना काम छोड़ के जब बाहर चले जाते हैं तो उनका मोरल थोड़ा डाउन होता है, तो उनको बुला के उनको आपको समझा बुझा के काउंसलिंग करके एक ट्रस्ट बिल्डिंग करना है। फिर वर्कशॉप्स होनी है उनके, वो फिर अवेयरनेस कैंप की क्या क्या आप कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है, मार्केट डेवलपमेंट किस तरह से होता है उनको बताना है, और इस सब काम को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट इंटरवेंशन। उसके बाद काम शुरू होता है, उनको वो काम शुरू करते हैं। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स उनको दिया जाता है कि सारे लोग वहां आके बैठ के काम करेंगे। ये पॉटरी का है तो वहां पॉटरी के अलग अलग जो मशीन है वो रखे जाते हैं, नए जो भी रहेंगे। और उसके अगर ये दूसरा कोई है, जैसे खादी इंडस्ट्रीज में ऐसा था कि वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स में चरखे रखे जाते थे, या बाम्बू इंडस्ट्री में ऐसा है कि बाम्बू से अलग अलग जो हम वस्तु बनाते हैं उसके लिए जो मशीनरी चाहिए वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में रखी जाती है। हर कोई कारीगर वहां जाके अपना काम करवा के वापस आता था। वैसे ही मिनी टूल रूम रखा जाता है हार्ड इंटरवेंशन में, वो इसलिए है कि हर एक आर्टिजन, हर एक कारीगर अपना टूल, अपनी जो भी टूल्स खरीदे, उससे अच्छा है कि एक टूल रूम वहीं रहेगा, जो भी उसको सुविधा चाहिए वो वहां से ले सकता है। उसके बाद जो उसने काम किया है वो सही है गलत है देखने के लिए टेस्टिंग लैब, डिजाइनर सेंटर, नए नए डिजाइनर सेंटर बनाने के लिए डिजाइनर सेंटर का भी प्रावधान है इसमें। कॉमन रॉ मटेरियल बैंक, जो सारे जो कारीगर काम कर रहे हैं उनके लिए कॉमन रॉ मटेरियल बैंक है, जिसके वजह से उनको कहीं दूर जाना ना पड़े, वो बैंक से अपना रॉ मटेरियल ले सकते हैं। ये सारा तैयार होने के बाद जिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने इसको बनाया है और टेक्निकल एजेंसी ने बनाया है, वो इसको हैंडओवर करते हैं उसी क्लस्टर में जो हमने कारीगर सब इकट्ठा किए हैं, उनकी जो एक कमिटी बनी है उनको हैंडओवर करते हैं, और ये क्लस्टर आगे बढ़ता है। ये आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, बंजारा क्लस्टर। ये विजया पवार करके मैडम है जो महाराष्ट्र में रहती है, और ये खुद ही एक बंजारा कम्युनिटी से है। शुरू में उन्होंने शुरू में सीखने के लिए बहुत उनको तकलीफ पड़ी थी, वो 6 किलोमीटर दूर उनके स्कूल में जाना पड़ रहा था। उसके बाद 16 साल में उनकी शादी हुई, और उसके बाद किसी कारणवश उनका काम छूट गया था और वो अपने घर में थी। फिर उनके ध्यान में आया कि हम जो ये जो लोग हैं, बंजारा कम्युनिटी जिसको महाराष्ट्र में तांडा कहा जाता है, तो इनके पास कोई कला है। आपको ये मैंने फोटो इसमें रखी है, देखिए इस तरह के अलग अलग वो कारीगर करती हैं, और इसको क्यों नहीं हम एक बड़े पैमाने पे लेके जाए। उन्होंने अपने आसपास के पूरे जैसे मैंने कहा क्लस्टर बना दिया, और ये क्लस्टर अभी बिल्कुल सही ढंग पे चल रहा है। और ये इतना अच्छा क्लस्टर चल गया कि इस साल के 8 सितंबर वुमेन्स डे में हमारे PM जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने
को अपने भाषण में जगह दी, उनको उनकी मेहनत के लिए सराहा। तो ये है क्लस्टर डेवलपमेंट। अभी ये साथिया क्लस्टर के बारे में तो मैंने आपको बताया कि जो कला विलुप्त होने जा रही थी बैतूल गांव से, उसको ये साथिया क्लस्टर ने फिर एक बार संजोग के बढ़िया पॉटरी क्लस्टर बनाया हुआ है। और यस, ये जो मुझे मालूम था या जो कुछ मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने अब तक तो बताया। अभी ऐसा है कि मैं जो मेरे थैंक यू सो मच। आपका रिप्रेजेंटेशन जो हमारे ऑडियंस में है काफी धीरज के साथ में लोगों ने उसको देखा, और मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस जो ऑडियंस में लोग हैं अभी तक बने हुए हैं पूरी तरह से। और मुझे लगता है कि आपने जिस ढंग से अपनी बातों को रखा कि छोटे छोटे कारीगर या छोटे छोटे जो कारखानेदार हैं वो एक साथ ज्वाइन होकर के इस जो स्कीम्स है उसको एक बड़े स्केल पर इसका फायदा ले सकते हैं। किस तरह से असंगठित क्षेत्र के लोग बहुत कम रिसोर्सेस में अगर एक साथ एफर्ट्स को करें तो सरकार की इसकी स्कीम्स हैं जिसके द्वारा वो अपने बिजनेस को, अपने आप को दोनों ढंग से डेवलप कर सकते हैं। मैं आपके कॉन्टेक्ट जो ऑडियंस में जिन लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे हैं या आएंगे उनको हम शेयर करेंगे। और चूंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि 1 घंटे का ही हमारा समय लिमिट होता है, तो 1 घंटे हम पूरे कर चुके हैं। तो मैं ऑडियंस में जो हमारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैंने प्रश्न चैट बॉक्स में देखा है तो उसमें लोगों का काफी अच्छा अप्रिसिएशन है और ये चाह रहे थे लोग कि ज्वेलरी के प्रोस्पेक्टिव से ही ज्यादा ज्वेलरी के लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी है, आप उस पर थोड़ा ध्यान फोकस करके हमें थोड़ा प्रेजेंटेशन दें या थोड़ा बातें कहें जिससे कि हम ज्वेलरी के लोग कैसे एक साथ में ग्रोथ कर सके, ये ज्यादा फोकस्ड हो। तो 2 दिन 1 दिन के बाद में हमारा दूसरा भी वेबिनार जो प्लान है, तो मैं चाहूंगा कि उस दौरान आपका जो फोकस होगा मैडम तो निश्चित तौर पे हमारे ज्वेलरी सेक्टर को ध्यान में रख करके हो तो और ज्यादा हमारे सेक्टर्स के लिए वर्क होगा। एक बार मैं जो भी यहाँ पे लोग ज्वाइन हुए हैं मैं उनको बता दूं कि मैडम के कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी हम आपसे शेयर कर लेंगे, आप शेयर करेंगे। जो भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा काम DJEPC का इतना ही है कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, आपको कंसर्न लोगों से कनेक्ट कर दें, उसके बाद आप डायरेक्टली उनसे संपर्क स्थापित करें और जो भी आपके जरूरत है, जो भी आपके रेजोल्यूशंस है उनके द्वारा आप उसका सोल्यूशन प्राप्त करें। तो मैं एक बार सभी ऑडियंस को धन्यवाद देते हुए, मैडम प्रज्ञा मैडम को धन्यवाद देते हुए हम सब यहाँ से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली, हम एक बार फिर आप सबको नमस्कार करते हुए यहाँ से विदा ले रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू very much. थैंक यू। How was it? It was nice. It was wonderful, ma'am.